बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कतन दिल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी और उम्दा खबरें मेरे पास हैं और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलकर पाकिस्तान को उस अजियत से और उस डराने ख्वाब से बचा लिया जो पाकिस्तान को दिखाने के लिए 15 सितंबर को, जी हाँ, रात के अंधेरे में आईनी तरमीम जो करने की कोशिश की गई थी, उससे ज़रूर बचा लिया। अगर वो तरमीम इस वक्त इम्प्लीमेंट हो जाती जो रात गए पाकिस्तान में आईनी तरमीम पास हुई है, तकरीबन 2.5-3 तो बज गए, उस वक्त जाके ये पास हुई। अगर वो उस सूरत में होती तो शायद मैं और आप इस तरह गुफ्तगू करने का, मैं गुफ्तगू और आप सुनने के काबिल भी ना होते जिस तरीके से पोजीशन बहरहाल बनाई गई थी। मगर वो तमाम अंदेशे, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त हुई। बिल्कुल डिफरेंट पैरा पे ये व्लॉग है, इसको ज़रा गौर से सुने और देखें क्या काजी फाइजा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई। ये बहुत बड़ा सवाल है जो पॉइंट मैं आपके सामने रेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत में तोसी की शिक इसके अंदर है। पाकिस्तान तरीके साहब इसको चैलेंज करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसके सामने? ये भी एक अहम तरीन सवाल है। इसके अलावा वो तमाम अफराद सामने आ गए जिनसे मुतालिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही थी कि जो मुगवी हैं, जिन्हें गायब किया गया है, उनकी भी एक डिटेल आपके सामने रखता हूँ। तो वीलॉग बहुत आम और बिल्कुल नाउमीद नहीं होना। सर मेरे चेहरे पे देखें, अभी भी बड़ा इत्मीनान है और बहुत सी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। हाँ, जो अभी खुश हैं कुछ अरसे बाद रोएंगे ज़रूर, क्योंकि वो इसको पीटीआई सेंट्रिक समझ रहे हैं। नहीं, ये पाकिस्तान सेंट्रिक तरामीम है, इसका नुकसान होना है। बहरहाल बढ़ता हूँ तो सबसे पहले सेनेट के हवाले से बताऊँ, क्योंकि मैं उस वक्त साइड ट्रांसमिशन में था, आपसे उस वक्त बात नहीं हो सकी। तो ड्रामाई अंदाज में जी आईनी तरमीम शिकवार मरहलावार उसकी जो 22 की 22 तरमीम थी उसको मंजूर किया गया और हुकूमत के 58 अरकान थे और हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत थी और लेकिन उनके पास थे 58। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के 4 अरकान बीच में डल गए तो 62 हो गए, लेकिन फिर भी 2 की ज़रूरत थी। और क्योंकि चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट नहीं होता तो फिर दो सेनेटर्स का इंतज़ाम किया गया था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था, आपको पता है, जरका साहिबा और फैसल साहब। मगर पीटीआई का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आप यकीन जाने तो भाई अल्लाह, जो कल से शुरू हो गया था बैरिस्टर गौहर ने जब इन दोनों का नाम लिया था, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे मामला शुरू हो गया, शायद जिसके बच्चे उठाए थे तो उसने कहा चलो बच्चा ही ले जाओ मेरा, मार दो यार, जिंदा भी तो मैंने रहना है। और क्या क्या चीज़ें जिससे तमाम की तमाम शुरू होगी, कौन किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ इन दो सेनेटर से मुताबिक। सिर्फ मैं सेनेट से मुताबिक अभी कौमी असम्बली में आपको नाम दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कौन कौन है। आप हैरान हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ। जो कुरान पे कस्में खा रहे थे उनका नाम आपके सामने रखता हूँ। तो बहरहाल वो नहीं आए, ना ही जरका साहब आई, ना ही फैसल साहब। वो कहाँ थे? वो तो गाड़ी की डिग्गी में बैठे हुए थे। जी हाँ, वो लोग गाड़ी की डिग्गी में थे। मैं भी आपको बताता हूँ किस गाड़ी की डिग्गी में थे। अच्छा जी। और फिर वो जो अफराद जो थे, दो अख्तर मेंगल साहब के दो सेनेटर, एक खातून और एक मर्द, वो जो कहा जा रहा था कि 2-3 दिन से मबूस है, उनको घर से उठाया गया हुआ है। और फिर एक ने तो रो रो के ये भी बोला था कि मैं वोट क्यों दूंगी, ये वैली में आपको वजह बता दूं मेरे पास किस तरीके से प्रेशर है और क्या चीज़ें मेरे पास है। और वो पहले बता भी चुकी, अगर मैंने वोट दिया तो क्यों देगी। अचानक से वो नमोदार हुई जी और उन्होंने पाकिस्तान, सॉरी, हुकूमत पाकिस्तान यानी हुक्मरान इत्तेहाद, उनके साथ मिलकर वोट दिया। ठीक है, तो फिर तादाद उनकी हो गई 64 और यूं बल्कि 65। तो यूं उनकी अक्सरियत कायम हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑन पब्लिक है, जो काउंट कर रहे थे, उन्होंने काउंटिंग को चैलेंज किया। वो क्लेम कर रहे हैं, अपने क्लेम पे कायम है कि सेनेटर की तादाद 62 थी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली जो है यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने उसको 65 करार दिया। बहरहाल वो अपनी जगह पे ये क्लेम कर रहे हैं। बहरहाल अब कहाँ इन चीज़ों को देखा जाता। हाँ, इस दौरान फैसल बाडा साहब जो एक ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ताकतवरों को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ तो ये कहते हैं कि वो नौकरी उनकी करते हैं और वो साबित भी ऐसे ही करते हैं। जो टाइमलाइन देते हैं, जो टाइम फ्रेम देते हैं, वो तमाम का तमाम पूरा होगा। वो कहते हैं कि सेनेट में चेयरमैन सेनेट को मिलाकर 66 लोग ऐवान में थे, गाड़ी की डिग्गी खोलने की नौबत ही पेश नहीं आई। गाड़ी की डिग्गी खोलने की नौबत ही पेश नहीं आई। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स थे, जरका साहब और फैसल साहबा, वो उनसे मुतालिक ये दावा कर रहे हैं वो, और कि ये कॉम्प्रोमाइज़ थे। हाँ, ये वो लोग थे जिनसे मुतालिक पीटीआई कहती कि राब्ता नहीं है, तो ये डिग्गी के अंदर मौजूद थी। क्योंकि फैसल वाडा साहब ने केक भी काटा जो उन्होंने कहा था,
21 तारीख से पहले हम केक काटेंगे, मेरी सालगिरह का केक होगा। जो उन्होंने टाइम लाइन बताई थी, बिल्कुल उसी टाइम लाइन को उन्होंने मीट किया। विक्ट्री का निशान बनाया, और एक गंदे ताकत के निशान के साथ बनाया, और डंडे के निशान के साथ बनाया, और उन्होंने बड़ी ही रौनक के साथ, बड़ी हकीर उन्होंने एक शक्ल भी बनाई और वो निशान भी बनाया, और पाकिस्तान की पार्लिमान पर लानत भेजी उन्होंने पूरी, पार्लिमान के मैंडेट पे लानत भेजी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली में जो वोट डालने वाले हैं उनकी क्या औकात है, क्या बुकत है, और ये सारा काम मैंने कराया, मैंने अपने डंडे से करवाया, और भाई बहुत लोग खरीद लिया, बेच लिया, मार दिया, उठा लिया, जो भी कर लो, जैसा मर्जी इल्ज़ाम देना है, मैंने ये काम करें, मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ताकत को। ये उनके अल्फाज थे। मेरा ख्याल है कि सियासत में हमारे यहाँ गैरत का कोई तसव्वुर है नहीं, तो अगर गैरत का कोई तसव्वुर होता तो कोई तो ऐसा पूछता कि ये तुमने क्या कहा कि मैंने ये काम करवा लिया, कि सियासतदानों तुम्हारे अंदर तो ये कैपेसिटी थी नहीं कि आईनी तरमीम को इस तरीके से कबूल करो। बहरहाल देखा मैंने क्या किया, वो ये वाली को बहुत, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहूँगा ज़रूर कि ये चीज़ें सामने आए। तरमीम के मुसवदे की बात करें तो जी, टारगेट कोई शक नहीं मंसूर अली शाह साहब ही है, और पार्लिमानी कमेटी है, उसके 12 अफराद हैं जो चीफ जस्टिस साहब का फैसला करेगी, और ये कह रहे हैं कि एक राय है कि सादा अक्सरियत से होगी, एक राय कह रही है टू थर्ड मेजोरिटी से होगी। टू थर्ड मेजोरिटी से होगी तो ये कर ही नहीं सकते, सादा अक्सरियत से कर सकते, टू थर्ड मेजोरिटी इनके पास है नहीं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना, और वैसे भी अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन भी जाए ना, तो उनको अहदा गैर मौसर कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक जो आइनी बेंच बनाया गया, जिसको आइनी अदालत उर्फ आइनी बेंच कह दे, जो कि 184 का जो सुओ मोटो जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो इख्तियार उसने अपने पास रख लिया। चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं होगा, वो आइनी जो अदालत है उसके पास सुओ मोटो का इख्तियार होगा। आइनी तशरीह के जो केसेस हैं, हुकूमती मामला, हुकूमती शिकायतें जो हैं, वो भी चीफ जस्टिस साहब नहीं सुन सकेंगे, वो आइनी अदालत में जाएंगे, और अदालत के जज आपको पता है वो इनकी मर्जी के होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा काजी फायद ईसा साहब के हवाले से बताओ कि इस पॉइंट पे किसी ने बात नहीं की। इसी आइनी शेक के अंदर ये है कि जो जजेस की रिटायरमेंट की जो मुद्दत मुलाजमत है ना एज अ चीफ जस्टिस, वो 3 साल कर दी गई है, और काजी साहब को हुआ भी 1 साल। ठीक है, मुद्दत मुलाजमत को 3 साल कर दी गई। अगर फौरन इंप्लीमेंट हो गया तो क्या काजी साहब को 2 साल के लिए रोका जाएगा? क्या काजी साहब रुकेंगे? मेरा सादा बड़ा सवाल ये है, क्योंकि काजी साहब ने जो कुर्बानियाँ और जो खिदमात दी है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो उन्होंने कुर्बानियों और खिदमात पाकिस्तान की मोहब्बत में दी हो। उसमें पाकिस्तान हिस्सों में बटा है, उसमें पाकिस्तान के सैनिटर्स अगवा हुए उनकी कुर्बानियों में, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीना गया है, उसमें पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं उनकी खरीदो फरोख्त की बोलियाँ लगी हैं, उनके बच्चे उठाए गए हैं 63A की रिव्यू के अंदर, और उनके वो तमाम फैसले पाकिस्तान की तारीख में एक कहते हैं ना बदरुमा दाग बन कर रहेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ काजी का नाम जिंदा रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। जी हाँ, चीफ जस्टिस की फहरिस्त में अब लोग भूल जाएंगे बाकी माजी के तमाम जज। तो अब काजी साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ, इज्जत की भी, तन की, मन की, और पता नहीं क्या क्या, वो डोनट से शुरू हो जाए तो कौन कौन सी चीज़ें सारी ले आए, तो उसके बाद काजी साहब को कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलना है। तो ये जो तरमीम है ना कि इसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की होगी, तो अभी काजी साहब को 1 साल हुआ, अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो ये एक बड़ी खबर होगी उनकी खिदमत के सिले में, ये एक बड़ी खबर होगी। उधर कौमी असम्बली में जब बात सेनेट से कौमी असम्बली में पहुंची तो वो दावे साबित हो गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। नवाज शरीफ साहब को हवाखोरी के लिए लाया गया आज, ये थोड़ी हवा लगवा लें सुप्रीम कौमी असम्बली में, और हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी के लिए 224 अरकान रिक्वायर्ड थे, और मौलाना फजल रहमान साहब के डाल के 5 अरकान फिर भी कम थे। तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मग़वी अरकान जिनसे मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमारा उनसे रब्ता नहीं है, उनको बाहर लाया गया। जो कह रहे थे कि कौमी असम्बली के अरकान हमारे रडार पे नहीं आ रहे, उन्हें बाहर लाया गया, जिसमें ज़हूर कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे शामिल हैं, वो हुकूमती बेंच पर आकर बैठे। उस्मान अली साहब बेंच में आके बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुबारक ज़ेब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैठे, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमती बेंच में बैठे, और मोहम्मद इलियास साहब, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौड़े गए थे। और हाँ, इस मौके पर उमर अयूब साहब ने अपने खिताब में एक सवाल ज़रूर किया, उठाया। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों का बिलावल सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नून लीग का, MQM का, JUI का, तो बहरहाय मेहरबानी उन नामालूम अफराद का भी शुक्रिया अदा कर दें जिसकी बिना पर ये तरमीम मुमकिन हो पाई है। तो पता चल गया, और बताया भी उन्होंने कि तरमीम अगर 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या होता। टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया, और मतलब उन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी टारगेट था,
اور جو ٹارگٹ تھا وہ ہٹ کرنا تھا عدلیہ کا، اور یہ حکومت کی بقا کی جنگ ہے، اور اس کی بقا کی ضمانت تھی حکومت، اگر یہ ترمیم ہوتی نہ ہوتی تو یہ حکومت بھی نہیں رہتی، اس کی بقا کی ضمانت تھی کہ یہ ترمیم ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ہاں لیکن ابھی میں نے کہا مایوسی نہیں کرنی، ابھی عشق کے امتحان ہے، اور بھی ہے۔ پاکستان تحریک کے سامنے اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اعلان کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں وہ قاضی صاحب کے موجودگی میں اس کو چیلنج کرتے ہیں، قاضی صاحب کے جانے کے بعد اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کی موجودگی میں ہوں گے تو قاضی صاحب اپنے ہم خیال بینچ بنا کے جائیں گے، اگر ان کے بعد ہوں گے تو پھر کوئی امید ہے۔ ہاں اوپر وکلا جو تحریک ہے انہوں نے کہا ہماری لاشوں کے اوپر سے یہ ترمیم بنے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھتے ہیں وکلا کے جو بابے ہیں وہ بابے ہیں کہ جوان ہو گئے ہیں، تو اتنا آسانی سے نہیں ہے یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، لیکن جو ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی میں کہوں گا قابل افسوس ہے، قابل افسوس ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔